नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और आज हम बात करने वाले हैं बीते कल हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ग्राफ और ज्यादा बढ़ता हुआ समय नजर आ रहा है। बात करेंगे पश्चिम बंगाल की और साथ ही बात करेंगे तमिलनाडु की भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले एक नजर डालते हैं टॉप लाइंस पर। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आखिर बंगाल में कमल का अधिकारी आखिर कौन होगा, क्योंकि इसको लेकर चर्चाएं काफी ज्यादा तेज हो चुकी हैं। शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने 2 सीटों पर जीत दर्ज की और खास बात यह कि इसमें से एक सीट भवानीपुर, ये वो सीट जिसे ममता बनर्जी का किला या गढ़ के तौर पर जिसे जाना जाता था, उस सीट पर भी शुभेंदु अधिकारी ने कमल खिला दिया है। लेकिन अब क्या वाकई वो मुख्यमंत्री का चेहरा बन पाएंगे, इस पर हर किसी की नजर है और काफी ज्यादा चर्चाएं भी हो रही है। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर कि दीदी का किला भवानीपुर, जिसके हम लगातार जिक्र भी कर रहे हैं कि आखिर वो कैसे हिला, कैसे शुभेंदु अधिकारी, और क्या कुछ वो पॉजिटिव पॉइंट्स थे जिनकी वजह से शुभेंदु अधिकारी को उस जगह पर जीत हासिल हुई है। करेंगे विस्तार से बात इस पर भी। लेकर इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो है तमिलनाडु से, जहां तमिलनाडु में विजय जो कि नायक से जन नायक का सफर जिन्होंने तय किया है, अब आगे किस तरीके की चीजें रहेंगी, क्या कुछ रणनीति टीवी के की तरफ से रहने वाली है, क्योंकि पहली बार ही उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा। 2 साल पहले ही उनकी पार्टी बनी और पहली बार जब विधानसभा का चुनाव लड़ा तो 100 से ज्यादा सीटें, लेकिन उसके बावजूद भी जो जादुई आंकड़ा है तमिलनाडु में सत्ता हासिल करने के लिए, वो उससे भी थोड़ी सी दूर है। अब ऐसे में वो जादुई आंकड़ा कैसे हासिल करेंगे, क्या रणनीति होगी टीवी के की, इसको लेकर करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ, जहां सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, क्योंकि पश्चिम बंगाल समेत देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजों की तस्वीर अब साफ हो चुकी है। बंगाल में जहां भारतीय जनता पार्टी को पहली बार जबरदस्त जीत हासिल हुई, जिसमें सबसे ज्यादा पूरे दिन जिस सीट पर नजर आई हर किसी की, वो थी ममता बनर्जी का गढ़ या यूं कहें कि उनका किला भवानीपुर, जहां से भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी ने थोड़े बहुत नहीं बल्कि 15,000 से ज्यादा वोट के अंतर से जीत दर्ज की है। 2026 के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी की सरकार बनाने के ख्वाब को तो पूरा किया ही है, लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल निकलकर सामने आ रहा है वो ये कि आखिर बीजेपी किसे अपना मुख्यमंत्री चुनती है, क्योंकि एक तरफ तो रेस में ममता बनर्जी को हराने वाले शुभेंदु अधिकारी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अन्य कई नेता जो रेस में समय आगे चल रहे हैं। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको दिखाते हैं बीते कल के जश्न की कुछ खास तस्वीरें, क्योंकि पश्चिम बंगाल में मोदी मैजिक का जो ये जादू है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। इस समय 6 तस्वीरें आपको दिखाई, जिसमें पहली तस्वीर आप देख रहे हैं भवानीपुर की, जिसे ममता बनर्जी के गढ़ के तौर पर जाना जाता था, लेकिन अब यहाँ पर भी कमल खिल चुका है, शुभेंदु अधिकारी ने जीत हासिल की है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम राजधानी कोलकाता की, इसके साथ ही तीसरी तस्वीर हावड़ा की, मुर्शिदाबाद में भी जश्न का माहौल कहीं ना कहीं नजर आया। इसके साथ ही खड़गपुर की अगर हम बात करें तो वहां पर भी जीत हासिल की है भारतीय जनता पार्टी ने। और इसके साथ ही जो छठी तस्वीर झारग्राम, जहां से एक जो वीडियो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो काफी वायरल हुई थी चुनाव प्रचार के दौरान। तो ये 6 तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर मोदी मैजिक चलता हुआ नजर आया है और 15 साल बाद अब टीएमसी कहीं ना कहीं सत्ता से बाहर हो गई है। और खास बात यह कि ममता बनर्जी जिस सीट से लगातार अपना दम भर रही थी, यहां तक कि ये भी दावे किए गए थे कि वो 200 पार टीएमसी लाने वाली है, वो तमाम दावे धराशायी हो गए। यहां तक कि ममता बनर्जी अपनी सीट बचाने में भी सफल नहीं हो पाई। तो ये 6 तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही जीत का जश्न सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं रहा है। जीत का जश्न आपको बता दें कि उसके अलावा पूरे देश भर में अलग अलग जगह से कुछ ये तस्वीरें आई हैं, वो भी आपको हम दिखाते हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ की, अयोध्या की, साथ ही तीसरी तस्वीर झारखंड की आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली की तस्वीर है, वाराणसी, जयपुर। हालांकि तस्वीरें इतनी सारी सामने आई है कि एक बार में उन सभी को स्क्रीन पर लाना काफी मुश्किल है, लेकिन कुछ तस्वीरें, जो खास तस्वीरें हम आप तक इस समय पहुंचा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के अलावा पूरे देश भर में कहीं ना कहीं इस जीत का जश्न नजर आ रहा है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। तो अलग अलग जगह की ये तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में तो जश्न मन ही रहा है, वहां से तो कई सारी तस्वीरें आ ही रही हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की और जो उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है उनकी। लेकिन इसके साथ ही देश भर से भी कई सारी तस्वीरें सामने, जिसमें उत्तर प्रदेश का लखनऊ,
यूपी के अयोध्या और साथ ही यूपी के वाराणसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। जयपुर की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। साथ ही झारखंड में भी कहीं ना कहीं जश्न का माहौल बीते कल नजर आया। तो जश्न की पूरे देश भर से ये तस्वीरें इस समय साफ हो चुकी है और जश्न की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, क्योंकि एक बड़ी जीत दर्ज की है। 15 साल जो ममता बनर्जी सत्ता में रही, अब वो सत्ता से बाहर हो चुकी है और पहली बार पश्चिम बंगाल के अंदर कमल खिला है, वो भी रिकॉर्ड तोड़ जीत के साथ। लेकिन इसके साथ ही नतीजों के साथ अगर देश की बात करें तो पूरे देश का जो सियासी नक्शा है वो भी कहीं ना कहीं इस समय उसका रंग बदलता हुआ नजर आ रहा है। एक ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के चुनाव परिणामों के साथ ही देश का जो सियासी नक्शा है उसमें भी भगवा रंग और गहरा इस समय हो गया है, जैसा हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि किस तरीके से एक एक करके एक एक राज्य पर बीजेपी जीतती हुई नजर आई। क्योंकि 2014 की अगर हम बात करें तो उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए केंद्र में, और आने के बाद में जहां भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों की सरकार महज 7 राज्यों में थी उस वक्त 2014 में, वो आज पूरे देश भर में अगर हम देखें तो 21 राज्यों तक की संख्या पहुंच चुकी है। और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बड़ी जीत ने देश की राजनीति में एक नया मोड़ भी ला दिया है। पश्चिम बंगाल के साथ ही इस बार विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में सिर्फ सरकार ही नहीं बदली, बल्कि भारत का जो सियासी भूगोल है वो भी एक बार फिर से नए रंग में रंग चुका है। क्योंकि पूर्व से लेकर उत्तर तक अगर हम देखें और पश्चिम तक अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी का विस्तार अब और व्यापक रूप इसका दिखाई दे रहा है। अगर हम भूगोल के नजरिए से रंग अगर हम हटा दें, अगर भूगोल के नजरिए से भी हम देखते हैं तो इन राज्यों का कुल क्षेत्रफल जो कि लगभग 72% है उस हिस्से को कवर करता है। तो वहीं अगर आबादी के हिसाब से हम देखें तो 76% लोग ऐसे राज्यों में आज रह रहे हैं जहां पर बीजेपी या फिर एनडीए इस समय सत्ता में है, जिसमें राजस्थान शामिल है, उत्तर प्रदेश शामिल है, पुडुचेरी जो कि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है वो भी इसमें शामिल है, और अब पश्चिम बंगाल भी भगवा में रंग चुका है। ये तस्वीर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। और मोदी युग की अगर हम बात करें तो मोदी युग में रिकॉर्ड राज्यों में सरकार कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आई है, क्योंकि बीजेपी के विधायकों का जो ग्राफ है वो लगातार इस समय बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। विधानसभा सीटों की अगर हम बात करें तो सितंबर 2013 और मई 2026 में अगर हम देखें तो कहां कहां, आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो 2 और उसके बाद में फिर 8 हो गई। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहां पहले 3 थी, उसके बाद में 46 हो गई, जिस तरीके से इस वक्त में हम आपको तस्वीर में ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। असम की अगर हम बात करें तो सितंबर 2013 में असम में 5 सीटें थी जो कि अब 82, लेकिन वहीं बिहार में भी ये आंकड़ा थोड़ा सा 2 सीटों के साथ नुकसान में, लेकिन छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो वहां पर ये आंकड़ा बढ़ा है। गुजरात की अगर हम बात करें, गुजरात है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, ये सब वो राज्य हैं जहां पर बीजेपी का ग्राफ ऊपर चढ़ता हुआ ही नजर आया है और इसका नुकसान हुआ है। खासतौर पर जो सबसे बड़ी पार्टी थी कभी कांग्रेस पार्टी, उसको सबसे ज्यादा इसका नुकसान हुआ है। क्योंकि कर्नाटक की अगर हम बात करें तो 40 से 64 सीटों पर बीजेपी पहुंची है। केरलम जहां पर बीजेपी ने पहली बार 3 सीटों पर जीत दर्ज की है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहां पर भी जो ग्राफ है वो बढ़ता हुआ नजर आया है। महाराष्ट्र में भी बढ़ा है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ये तमाम वो राज्य जहां पर बीजेपी के विधायक कभी एक भी नहीं हुआ करते थे, आज ये संख्या बढ़ रही है। लेकिन इसके साथ ही जो जीत तो अब हो गई है, लेकिन इस जीत के पीछे कौन कौन से वो बड़े फैक्टर हैं, कौन कौन सी वो बड़ी वजह है जिनको इस समय देखा जा रहा है, वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहला और बड़ा फैक्टर जो है वो है हिंदुत्व की लहर। लगातार इसको लेकर हम चर्चा भी कर रहे थे, क्योंकि इसके साथ ही अगर हम देखें तो महिला वोटर है, भ्रष्टाचार और कुशासन पर वार, बाहरी जो नैरेटिव रचा गया उसके खिलाफ भी असर, और साथ ही एसआईआर, मुस्लिम तुष्टीकरण, एंटी इनकम्बेंसी, ये तमाम वो बड़े फैक्टर हैं जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने एक ये बड़ी जीत इस समय दर्ज की है। क्योंकि लगातार अगर टीएमसी की हम बात करें तो भ्रष्टाचार और कुशासन को लेकर बीजेपी अपना जो चुनाव प्रचार है वो करती हुई नजर आई थी, लेकिन वहीं टीएमसी ने बाहरी नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसको भी काटते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी इस समय नजर आई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों की अगर हम बात करें तो एक के बाद एक कई सारी रैलियां उन्होंने पश्चिम बंगाल के अंदर की, और इतनी मेहनत की कि अब उसका रंग इस समय दिख भी रहा है। और बीते कल की अगर हम बात करें तो जब ये जीत हुई 4 राज्यों और जब नतीजे सामने आए 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के, तो उसके बाद में शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं बीजेपी के ऑफिस, और बीजेपी के ऑफिस पहुंचकर के जो उन्होंने संबोधन किया उसमें इस जीत का तो जिक्र किया ही, लेकिन इसके साथ ही जो अगले साल जो चुनाव होने हैं उसका भी जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए, और साथ ही महिला सशक्तिकरण का जिक्र उन्होंने किया, और उन्होंने गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक
कमल ही कमल है, ये बात उन्होंने कही। उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल में अब एक नया अध्याय शुरू हो रहा है और बंगाल अब भय मुक्त हो चुका है, विकास के भरोसे से युक्त हुआ है। आपको सुनाते हैं एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते कल बीजेपी मुख्यालय से क्या कुछ कहा। बंगाल के भाग्य में आज से एक नया अध्याय जुड़ गया है। आज से बंगाल भय मुक्त हुआ है, विकास के भरोसे से युक्त हुआ है। बांग्लाয় परिवर्तन হয়ে গেছে। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते कल क्या कहा वो हमने आपको सुनाया और इस पूरी जीत का श्रेय उन्होंने पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको दिया। लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें शुभेंदु अधिकारी की, जिन्होंने 2 सीटों से जीत दर्ज की है नंदीग्राम, और इसके साथ ही भवानीपुर खासतौर पर अगर हम देखें तो ममता बनर्जी का किला, और वहां से लगभग 15,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से उन्होंने ये जीत दर्ज की है और करारी हार के तौर पर इसे इस समय देखा जा रहा है। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी को अगर हम देखें तो 73,917 वोट शुभेंदु अधिकारी को मिले, लेकिन वहीं ममता बनर्जी को मिले 58,812 वोट, यानी कि 15,105 वोटों का ये अंतर। और ऐसे में दीदी के गढ़ से कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी का एक बयान भी इस समय सामने आया बीते कल ही। उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि 2021 में नंदीग्राम, उसके बाद 2026 में भवानीपुर ममता बनर्जी हारी हैं। ममता को हराना जरूरी था और साथ ही ममता का जो राजनीतिक संन्यास है वो अब शुरू हो गया है। बंगाल और हिंदुत्व की जीत हुई है, पीएम मोदी की जीत हुई है। ये तमाम बातें शुभेंदु अधिकारी ने बीते कल कही। एक बार आपको वो भी सुनाते हैं। ये बहुत जरूरी था, ममता बनर्जी का हराना बहुत जरूरी था। ममता बनर्जी का राजनीतिक संन्यास अभी हो गया है। 21 में नंदीग्राम में हारी, इस बार हार गया। इस बार भी हारा 15,000 से ज्यादा वोट से। ये हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट लोग ने आशीर्वाद देकर जिताया। ये जीत हिंदुत्व का जीत है, ये जीत बंगाल का जीत है, ये जीत नरेंद्र मोदी जी का जीत है। और इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनते हैं। कि जनता ने जो कसक कुछ रह गई थी 2024 के, उस कसक को जनता के मन में जो टिस था उसको कहीं न कहीं लगातार विजयश्री देकर जनता अपने मन के भावना को व्यक्त कर रही है। मैं आज मां काली के दरबार में आया, आशीर्वाद लिया हूं और यही कामना करता हूं कि पूरे देश और पश्चिम बंगाल और समस्त सभी राज्यों में सुख, शांति, समृद्धि रहे और विकास और विरासत के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ें। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आपने सुना, नितिन नबीन, जिनको अगर बीते कल के हम देखें तस्वीर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी जीत का श्रेय इनको भी दिया था और काफी सम्मानित भी करते हुए इस दौरान नजर आए थे बीते कल। और अब आज कहीं ना कहीं पहली बार उनको ये बड़ा पद मिलने के बाद में पहली बार उनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया था और बड़ी जीत भी हासिल की। लेकिन इसके साथ ही बीते कल जो जीत हुई है विधायकों की, उसमें कहीं ना कहीं कलिता मांझी एक नई कहानी उभर कर वो नजर आती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नवनिर्वाचित विधायक हैं वो, और इसके साथ ही राजनीति से पहले वो घरों में जाकर के काम करती थी और अब वो इस समय कहीं ना कहीं चर्चा का विषय इस समय बनी हुई है। औसग्राम सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा और थोड़े बहुत नहीं बल्कि 12,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। 12,000 वोटों से उन्हें बड़ी जीत मिली है और तृणमूल कांग्रेस के श्यामा प्रसन्ना को उन्होंने हराया है। दरअसल ये वो महिला है जो घर घर जाकर के बर्तन और सफाई का काम करती थी। 20 सालों से वो ये काम कर रही हैं और मात्र 2,500 रुपए महीना उनकी कमाई, लेकिन अब उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो हर तरफ सिर्फ पश्चिम बंगाल और बीते कल जो नतीजे आए हैं उनकी चर्चा सारे अखबारों में, हर मीडिया में हो रही है। लेकिन इसके साथ ही दुनिया भर की वर्ल्ड मीडिया की अगर हम बात करें तो उसमें भी बंगाल कहीं ना कहीं
छाया रहा है। रॉयटर्स की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता बड़ा फैक्टर रॉयटर्स की तरफ से कहा गया इस जीत को लेकर के, और ये बताया गया कि विकास और साथ ही हिंदुत्व की राजनीति का ये असर है जो बड़ी जीत बीजेपी की हुई है। करिश्माई नेतृत्व और साथ ही मजबूत कैडर और जीत का ये फॉर्मूला रॉयटर्स की तरफ से बताया गया। लेकिन इसके साथ ही अगर बीबीसी की बात करें तो बीबीसी ने भी अपने न्यूज में इसको जगह दी है और कहा कि बंगाल में जीत और ऐतिहासिक उपलब्धि इसे बताया है बीजेपी की कि 12 साल के शासन की सबसे बड़ी राजनीतिक जीत पश्चिम बंगाल की इस जीत को बताया। राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी की पकड़ और मजबूत होती हुई नजर आई। तो ये तो बात रही बीबीसी की, लेकिन इसके साथ ही डीडब्ल्यू उसने भी पश्चिम बंगाल का जिक्र किया और डीडब्ल्यू ने कहा कि देश भर में जो बीजेपी की पकड़ है वो और मजबूत हो रही है। टीएमसी के खिलाफ जो असंतोष है वो भी बढ़ रहा था और इसके पीछे एक बड़े वजह भी बताया, जनता के मूड में बदलाव, ये बात कही गई। अब ये तो बात रही दुनिया भर की, लेकिन इसके साथ ही अगर बांग्लादेश की हम बात करें तो बांग्लादेश में प्रथम आलो अखबार उसने सीधे तौर पर बीजेपी की जीत मील का पत्थर उसने बताया है। प्रथम आलो ने कि बीजेपी की जीत हुई है और इसे मील का पत्थर बताया। मुश्किल राज्यों में जीत की दिशा में इसे बड़ा कदम बताया। इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इस समय जुड़ गए हैं कोलकाता बीजेपी ऑफिस से। इसके साथ ही नीरज सिंह भी इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं भवानीपुर से। सबसे पहले सौरभ आपके पास में आना चाहेंगे। जीत तो दर्ज कर ली और बड़ी जीत दर्ज की है, लेकिन अब इस जीत के बाद में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर सीएम कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनावों से पहले सीएम फेस का ऐलान नहीं करती और जब सीएम फेस का ऐलान करती है तो एक ऐसा चेहरा निकलकर सामने आता है जो सभी को चौंका देता है। तो क्या कुछ इसी तरीके की तस्वीर पश्चिम बंगाल में भी नजर आ सकती है सौरभ? देखिए, भाजपा की तरफ से भाजपा ऐसी पार्टी है जहां पर सीएम कौन होगा इसके ऊपर काफी चर्चा होता है और काफी सारी बातें होती है, फिर जाकर ये तय होता है कि सीएम कौन होगा। अगर चुनाव के बीच ये सवाल बार बार उठा भी है कि आपका सीएम, जब पहले चरण के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 110 से भी सीटें हम इस चरण से हमें मिलेगा और सरकार हम ही बना रहे हैं, इसमें कोई दौराई नहीं है, कोई अगर मगर की बात नहीं है। तो तब ये सवाल रखा गया था तो फिर सीएम कौन होगा। तो उस बार भी गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि बंगाल में जो बंगाली मीडियम स्कूल से बड़े बड़े हैं, बंगाली में बोलते हैं, बंगाल के रहने वाले हैं, बंगाल के जो कृष्टि है, जो कल्चर है, उसमें उनका रुचि है, ऐसी कोई शख्स से ही सीएम बनेगा। अब ऐसे अगर आप 206 सीटों में अगर आप देखें तो ऐसे बहुत सारे उम्मीदवार है। तो अभी रात को जो सेंट्रल लीडरशिप है वो आना शुरू करेंगे। यहाँ पर बैठक होगी, विधायक के साथ बैठक होगी, जीते हुए विधायक है जो पार्टी के कार्यकर्ता है उनके साथ बैठक होगी और बैठक होने के बाद ही इस पर कोई लीड मिल सकता है। अभी तो अटकलें लगाने की कोई कोशिश नहीं है, लेकिन एक बात है कि ममता बनर्जी को दूसरी बार हराया है शुभेंदु अधिकारी ने, उनके गढ़ से हराया है, भवानीपुर से हराया है और वो भी 15,000 के मार्जिन से हराया है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जाके चर्चे में नाम शुभेंदु अधिकारी का जरूर है, वो दौर में आगे है, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ कि ये भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी है, कुछ अटकलें लगाना ना ही हो तो अच्छा है। आगे चल के देखना पड़ेगा कि इसको बनाया जाता है बंगाल की मुख्यमंत्री। बिल्कुल सौरभ, क्योंकि ऐसा हमने अक्सर देखा है कि जिस व्यक्ति का नाम सीएम रेस में सबसे ज्यादा आगे होता है, जिसकी चर्चाएं सबसे ज्यादा होती है, बीजेपी अक्सर उसको सीएम ना बना करके एक नया चेहरा कहीं ना कहीं निकल कर आता है और उसकी अटकलें इस बार नजर भी आ सकती हैं। या हो सकता है कि बीजेपी शुभेंदु को ही सीएम फेस बनाए। हमारे साथ में नीरज भी इस समय जुड़े हुए हैं भवानीपुर में, इस वक्त वो खुद मौजूद है जहां पर शुभेंदु अधिकारी ने एक बड़ी जीत हासिल की है। नीरज, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि ग्राउंड जीरो पर आप खुद इस समय मौजूद है, किस तरीके का माहौल है वहां पे, और इसके साथ ही शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने ममता बनर्जी का किला जिसे कहा जाता था भवानीपुर, वहां से छोटी सी नहीं बल्कि 15,000 के ज्यादा अंतर से एक बड़ी जीत हासिल की है। देखिए, बिल्कुल ये बड़ी जीत है और एक ऐतिहासिक जीत है, खासतौर से शुभेंदु अधिकारी के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, क्योंकि आप देखें कि कोलकाता की जो 11 सीटें हैं उनमें कभी भी भारतीय जनता पार्टी का अच्छा जो वोट बैंक है वो नहीं रहा है। इससे पहले कि आप इलेक्शन देखें 2021 के, 2011 के भी इलेक्शन देखें, लेकिन इस बार 11 में 6 सीटों को हासिल करना और भवानीपुर पर 15,000 से ज़्यादा मार्जिन से ममता को हरा देना, तो निश्चित तौर पर शुभेंदु अधिकारी एक बड़े नेता के तौर पर पश्चिम बंगाल में उभरे हैं।
दूसरा, जिस बदलाव की आप बात कर रही हैं, एक बड़ा बदलाव पश्चिम बंगाल में देखने को मिला जी। 2021 में जब इलेक्शन हुए थे तो जिस दिन काउंटिंग हुई थी उस दिन और काउंटिंग के बाद भी हिंसा का दौर हमने देखा था। लेकिन आप देखें कि इस समय पूरे पश्चिम बंगाल में एक शांति की लहर है और सभी लोग सामान्य तौर पर अपने कामों के लिए जा पा रहे हैं। दूसरी, कल आप देखें कि जब ये आशंका थी, जब भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच बराबर की एक स्थिति ऐसी आई थी कि बराबर की फाइट चल रही थी, 111 सीटों के आसपास थे, उस समय कोलकाता के अधिकांश मार्केट बंद हो गए थे क्योंकि उनको ये डर था कि अगर टीएमसी जीत जाती है तो कहीं हिंसा दोबारा ना शुरू हो जाए और राजनीतिक हिंसा के तहत लोगों को टारगेट ना किया जाए। तो ये एक बड़ा बदलाव देखने को मिला जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये भी कहा है कि यहाँ पर राजनीतिक हिंसा का दौर जो लेफ्ट के समय देखा गया, टीएमसी के समय देखा गया, वो अब भारतीय जनता पार्टी के समय नहीं देखा जाएगा। सोनार बांग्ला का जो नारा दिया था वो इसीलिए दिया था कि यहाँ पर शांति रहेगी, समृद्धि रहेगी और विकास के तमाम कार्य रहेंगे। अब देखना यह है कि विधायक दल की बैठक कब होगी और कौन सा जो चेहरा है जिसे मुख्यमंत्री पद के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आगे किया जाएगा। लेकिन एक दो चीज़ें ज़रूर पता लग रही हैं। एक ऐसे चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर शामिल किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि जो तमाम पश्चिम बंगाल के जो तमाम लोग हैं उनकी इच्छाओं की पूर्ति करता हो और पश्चिम बंगाल के लोगों के दिलों में जिसका निवास हो और कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल को एक बेहतर बंगाल के लिए आगे ले जाने के लिए दृढ़ संकल्पित हो। तो इस तरह का जो नेता है उसका चुनाव भारतीय जनता पार्टी करेगी और कई बार भारतीय जनता पार्टी चौंकाने वाले जो निर्णय हैं वो भी कर देती है। अब देखना है कि कौन पश्चिम बंगाल की गद्दी पर विराजमान होगा। बिल्कुल ठीक है नीरज, आपके पास में वापस आएंगे। साथ ही सौरभ, आप भी लगातार बने रहिए। लेकिन इसी बीच न्यूज़ पंच में अब एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, लेकिन वापस आकर के चर्चा करेंगे कि आगे अब क्या कुछ रणनीति रहेगी, कब बैठक होगी और सीएम फेस को लेकर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर अब भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जीत तो हासिल कर ही ली है, लेकिन इसके साथ ही सीएम फेस कौन होगा और इस बड़ी जीत के पीछे क्या कुछ प्रमुख फैक्टर रहे हैं। हमारे साथ में दो सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, आपके पास में आना चाहेंगे। बंगाल में अगर शुभेंदु की हम बात करें तो वो जननायक बनते हुए कहीं ना कहीं नजर आए हैं और उनका बैकग्राउंड की जब हम बात करते हैं 2007 से उनका बैकग्राउंड रहा और इससे पहले वो टीएमसी में रहे, लेकिन टीएमसी से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और शामिल होते ही 2021 में उन्होंने सबसे पहले नंदीग्राम से चुनौती दी ममता बनर्जी को, वहां से उन्होंने जीत हासिल की। उसके बाद 2026 में फिर से चुनौती दी और वहां से भी उन्होंने बड़ी जीत हासिल की। सौरभ जी बिल्कुल, इसी के चर्चा हो रहा है कि दो बार, पहले तो 2021 और फिर अभी 2026, पहली दफा जो हुआ था 2021 में, उसमें ममता बनर्जी शुभेंदु के घर में गए थे। उनको कहीं ना कहीं जाके शुभेंदु अधिकारी को चैलेंज किए थे ममता बनर्जी और चैलेंज में वो हार चुकी थी। हालांकि तब भी उन्होंने वो हार स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि लोड शेडिंग किया गया था और इसके लिए वो हारी थी। वो 1950 वोटों की मार्जिन थी, काफी कम मार्जिन थी जी। लेकिन भवानीपुर में इस बार शुभेंदु अधिकारी यहाँ पर आए और ममता बनर्जी, जिसको घर की बेटी कहा कहते थे तृणमूल, भवानीपुर की घर की बेटी, उनके खिलाफ चुनाव लड़े शुभेंदु अधिकारी और 15,000 की मार्जिन आई। लेकिन इस बार भी ममता बनर्जी को हार स्वीकार नहीं है। वो आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन पूरे अगर देखेंगे, ये जो बड़ी जीत, 206 सीटों की जो बड़ी जीत भाजपा को हासिल हुआ है, और इसमें एक बात याद रखना होगा कि जब 2011 साल में परिवर्तन हुआ था बंगाल में, तब तृणमूल अकेली तृणमूल नहीं थी। इसके साथ कांग्रेस सहयोग के हिसाब से, सहयोगी दल के हिसाब से थे। उनका जोट था, मोर्चा था, तृणमूल, कांग्रेस और भी काफी सारे दल। मतलब एक तरफ वामफ्रंट था, दूसरी तरफ पूरा विरोधी जो खेमा है पूरा था। लेकिन इस बार भाजपा अपने दम पर लड़ी है, किसी के साथ उनका कोई जोट नहीं था। अकेले भाजपा चुनाव लड़ी और उनको 200 से ज्यादा सीट मिली है। और अगर आप देखेंगे जो टीएमसी के गढ़ मानी जाती थी, जो जिले, मुर्शिदाबाद 21 में 22 में से 20 सीट तृणमूल को मिला था और इस बार वहां से भाजपा को 8 सीट मिली है, तृणमूल को 9 सीट मिली है, बाकी सीटें बच चुकी है। आप हुगली देख लीजिए, 14 सीटें तृणमूल को मिला है। 18 में से 13 या 14 सीटें तृणमूल को वहां से मिला है। उत्तर 24 परगना
33 सीटें हैं, 33 सीटें हैं, तृणमूल के पास 28 सीट था। इस बिल्कुल, बार कहीं ना भाजपा कहीं के पास सौरभ ये दिखाती 22 है कि सीटें आई किस हैं। तरीके से एक बड़े बदलाव का इंतजार कहीं ना कहीं वहां की जनता कर रही थी और अब उस पर मोहर भी लगा दी गई। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। साथ ही नीरज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति इस वादे के साथ कि दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।